हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। लेकर के आए नया पार्ट अपनी वीडियो का, जो कि हमारा चल रहा है कोशिका विभाजन वाला चैप्टर, जिसमें हमारा आज अर्धसूत्री विभाजन वाला टॉपिक रहेगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अर्धसूत्री विभाजन, जिसे आप इंग्लिश में मियोसिस के नाम से जानते हो। इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इसकी आपकी वो ये है कि जैसे आपने माइटोसिस यानी सूत्री विभाजन पीछे पढ़ा है, वहाँ आपने देखा होगा कि वो आपका द्विगुणित और अगुणित दोनों प्रकार की कोशिकाओं में हो जाता है, जबकि आपका जो मियोसिस होता है, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, वह केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है, अगुणित कोशिकाओं में नहीं होता। तो जिन द्विगुणित कोशिकाओं में आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है, उनके लिए एक वर्ड होता है मियोसाइट्स। ये आप ध्यान रखना। मियोसाइट्स वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें कि मियोसिस होता है, और वो द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं, गुणसूत्रों की संख्या उनमें जोड़ों में पाई जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखोगे। दूसरी बात आप ध्यान रखोगे कि ये आपका विभाजन युग्मक बनाने के लिए होता है, मतलब गैमेट बनाने के लिए होता है। इसमें खास बात होती है कि यह दो भागों में पूरा होगा आपका। जैसे मान लो ये एक कोशिका है आपकी, इस कोशिका में मान लो द्विगुणित है, ये 2n है, तो ये आपकी विभाजित होएगी। विभाजित होकर के पहले दो कोशिकाएं बनाएंगी जो कि आपकी अगुणित होती हैं, और फिर ये जो अगुणित कोशिकाएं हैं वापस से दोबारा से विभाजित होकर के दो दो कोशिकाएं और बनाएंगी। यानी फाइनली जो आपका अर्धसूत्री विभाजन है, ये आपका 2 स्टेप में पूरा होगा। पहले एक स्टेप में 2 अगुणित कोशिकाएं बनेंगी, दूसरे स्टेप में 4 अगुणित कोशिकाएं बनेंगी। सवाल आपका यहाँ से पूछा जाता है कि आपका जो अगुणित होने वाला सिलसिला है वो कब हो जाता है। तो ध्यान रखना, आपको बताना है कि मियोसिस 1 जो होती है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, उसके पश्चात ही कोशिकाएं अगुणित हो जाती हैं। उसके बाद वो अगुणित कोशिकाएं मियोसिस द्वितीय के द्वारा दोबारा से दो दो कोशिकाओं में बढ़ती हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम समझने वाले हैं अच्छे से, कैसे चलता होता है। खासियत बस यही है कि इसमें आपका गुणसूत्रों का आधा हो जाते हैं, मतलब आपका कहीं जोड़ों में जो गुणसूत्र होते हैं वो जोड़ा आपका टूट जाता है, और अलग अलग गुणसूत्र जो है वो आपका अलग अलग कोशिका में पहुंच जाता है। ये विभाजन आपका उन कोशिकाओं में मिलता है जो जनन में मदद करती हैं। जनन वाली कोशिकाएं जिनको युग्मक बनाना होता है, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि युग्मक आपका हमेशा 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 अगुणित होगा। युग्मक चाहे किसी का भी हो, वो अगुणित होता है। और यदि कोई द्विलिंगी जंतु है, द्विलिंगी पादप है, द्विलिंगी कह रहा हूँ, द्विगुणित पादप है और द्विगुणित जंतु है, अगर उसको युग्मक निर्माण करना है तो युग्मक निर्माण के लिए आवश्यक होगा कि वह आपका विभाजन जो करेगा, अर्धसूत्री विभाजन करेगा, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात ही कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिका से आधी रह जाती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान रखोगे। अब हम शुरू करते हैं, इस प्रोसेस को समझेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप बहुत अच्छे समझिएगा। खासा क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन नीट में इसमें से आए थे इस बार, तो अच्छा सवाल है, अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला चीज़ें हैं। चलिए वीडियो करते हैं फिर शुरू, ठीक है ना। पूरी वीडियो देखना ध्यान से। देखो, आपको बता देते हैं कि इसकी खोज अगर पूछी जाए तो आपका उत्तर होगा कि भैया इसकी डिस्कवरी जो है वो फार्मर एंड मुरे वैज्ञानिक ने की थी। ये सवाल पूछ लेते हैं। यहाँ लिखा गया है कि लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में 2 युग्मकों का संयोजन होता है, जिनमें अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। ध्यान रखना, ये कह रहे हैं लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में 2 युग्मक जुड़ते हैं और युग्मनज बनाते हैं, जिसमें 2 जगह से अगुणित गुणसूत्र आकर के जुड़ जाते हैं। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं, उन्हें हम मियोसाइट कहते हैं, आप ये ध्यान रखोगे, वो कोशिकाएं आपकी मियोसाइट कहलाती हैं, से होता है। यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो ये लाइन आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है कि जिन कोशिकाओं में विभाजन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी रह जाती है, वह विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होगा और कोशिकाएं मियोसाइट कहलाएंगी।
इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखना, जितने भी लैंगिक जनन करने वाले जो हैं, जैसे मान लो द्विगुणित, हम अपनी ही बात करें तो अगर हमारे अंदर मनुष्य में स्पर्म बनने हों, ठीक है, स्पर्म बनने के प्रोसेस में जो आपका विभाजन होगा वो आपका अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है एक निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित होती है। तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो युग्मक होते हैं फिर वो निषेचित होते हैं, निषेचित होकर के वापस से जो युग्मक होंगे आपके, वो आपके जुड़ेंगे और एक द्विगुणित अवस्था का निर्माण होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, जाइगोट या युग्मनज कहते हैं, ठीक है। आगे लिखा है एक निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित होती है। पादपों एवं प्राणियों में युग्मनज के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं, जिसके परिणाम के स्वरूप अगुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना यार, याद रखना एक बात भाई, युग्मक जहाँ भी होंगे युग्मक हमेशा अगुणित ही होते हैं, ये तो ध्यान रखो, किसी के भी युग्मक हों। फिर लिखा है अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य अवस्थाएं हैं, विशेषताएं हैं भैया, क्या है, लिखा है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के 2 अनुक्रमिक चक्र होते हैं। तो हमने जैसे बताया, इन्होंने कहा कि भैया केंद्रक जो है 2 बार विभाजित करेगा, एक बार मियोसिस 1 होगी, एक बार मियोसिस 2 होगी, और इन्होंने कहा कोशिका विभाजन भी दोनों बार होगा। तो इस पर मैं आपको बता देता हूँ, 2 तरह की बात होती हैं। एक तरह का तो केस ये है कि मान लो आपका ये मियोसिस शुरू हुई इस कोशिका के अंदर, और इस कोशिका में आपके 2 केंद्रक बन गए, ठीक है, मियोसिस 1 के बाद इसके अंदर 2 केंद्रक बन जाएंगे। तो यार कुछ जगह तो ऐसा होता है कि यहीं से ही मियोसिस 2 में चली जाती है, वहाँ पर इसमें कोशिका विभाजन जो होगा वो बाद में जाके होगा। कुछ जगह पर ऐसे होता है पहले 2 कोशिकाएँ यहीं बन जाएंगी, उसके बाद वे 2 कोशिकाएं अलग अलग मियोसिस करती हैं, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि दौरान केंद्रक कोशिका विभाजन के 2 अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं। तो ये हमेशा कॉमन बात नहीं है, ठीक है। कोशिका विभाजन कई बार बाद में जाके एक साथ भी होता है, कई बार बीच में अर्धसूत्री विभाजन पहले वाले के बाद भी हो जाता है। फिर लिखा है जिससे अर्धसूत्री 1 अर्धसूत्री 2 कहते हैं, मतलब मियोसिस 1 मियोसिस 2 कहते हैं। इस विभाजन में डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक चक्र होता है। ध्यान से समझना, हमने पीछे कोशिका चक्र पढ़ा था, तो भाई मेरे कोशिका चक्र में क्या था आपको पता है ना, ये था G1 था, S था, G2 था और M था। ये था ना G1 अवस्था, S अवस्था, G2 अवस्था, M अवस्था। तो ध्यान रखना, आपकी कोशिका G1 से होकर आएगी, S से डीएनए की दुगुना करके आएगी, G2 से होगी प्रोटीन बनाएगी, M में आएगी। मियोसिस आपकी भले ही 2 बार हो रही हो, भले ही मियोसिस 1 मियोसिस 2 हो रही हो, भले ही ऐसा हो रहा हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपका एस प्रावस्था एक ही बार होगी। मतलब कोशिका आपकी एस प्रावस्था में से निकलकर ही आएगी बाहर, एक ही बार। डीएनए का द्विगुणन एक ही बार होगा, डीएनए का द्विगुणन 2 बार नहीं होगा, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है जी। चलिए फिर लिखा अर्धसूत्री 2 विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युगलन में पुनर्योजन होता है। देखो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया जो मियोसिस 2 होती है ना, मियोसिस 2 में जो ये कोशिका थी ये अगुणित कोशिका है, ये तो हमें दिख ही रही है अगुणित है ये। तो ये कह रहे हैं कि मियोसिस 2 में एक कोशिका विभाजित होकर के आगे 2 अगुणित कोशिकाएँ बनाती है। तो मतलब ये कह रहे हैं कि ये माइटोसिस के जैसा है, पर इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, मैं समझाऊँगा आपको आगे चल के। लेकिन यहाँ ये अगुणित से अगुणित ही बना रही है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें गुणसूत्रों का जो कि तो रहते हैं गुणसूत्र जितने यहाँ होते हैं, मान लो यहाँ 23 हैं तो आगे भी 23 रहेंगे। जबकि ऊपर वाला जो मियोसिस 1 है इसमें आपके गुणसूत्रों में कमी आई है, आधे हो गए हैं। तो आपसे एक सवाल पूछते हैं, ये रिडक्शनल डिवीजन, इंग्लिश में आप ये वर्ड याद रखना, रिडक्शन का मतलब होता है कमी आना। तो आपसे पूछते हैं रिडक्शनल डिवीजन किसे कहते हैं, ठीक है। रिडक्शनल डिवीजन कौन सा डिवीजन होता है, तब आपका उत्तर होगा रिडक्शनल डिवीजन जो है वो मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 जो है वो रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता। चलिए अब हम आगे डायग्राम की मदद से चित्र की वजह से इसको एक एक करके पॉइंट वाइज अच्छे समझते हैं,
जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए जी, शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहला डायग्राम आपको सबसे पहले मैं जो बता देता हूँ बात वो ये है कि आपकी मियोसिस 1 में उसी तरह से अवस्थाएं होंगी जिस प्रकार से आपकी माइटोसिस में थी। सूत्री विभाजन के दौरान जो अवस्थाएं थी, जैसे भाई सूत्री विभाजन के दौरान आपकी प्रोफेज थी, ठीक है, प्रथम अवस्था थी, मध्यावस्था थी, पश्चावस्था थी, ठीक है, अंतराली अवस्था थी, एंड वाली जो अवस्था थी वो थी अंत्यावस्था। तो उसी तरह से यहाँ पर भी प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है, चारों अवस्थाएं हैं। मियोसिस 1 में भी आपकी चारों अवस्थाएं हैं और मियोसिस 2 में भी आपकी चारों अवस्थाएं हैं। मियोसिस 1 डिवाइड होकर के आपकी 4 अवस्थाएं बनाती है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। ये आपकी मियोसिस के 1 के पार्ट हैं। मियोसिस 2 में आपके इसी तरह से प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। ये बात आप ध्यान रखोगे, 2 चीज़ें हैं खूब इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है जी। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि प्रोफेज 1 जो मियोसिस की है, मियोसिस की प्रोफेज 1 आपकी 5 भागों में बटी हुई होती है, जिसमें कि ध्यान से मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 में 5 उप अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिनको आप लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस कहते हो। आप इसे अंग्रेजी में याद करोगे तो ये आपके लिए फ़ायदे का होगा, क्योंकि पेपर में ये हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखते हैं, लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, बस हिंदी में लिख देंगे, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। आपको थोड़ा हिंदी में मत पढ़ना, इसी को इंग्लिश में ही पढ़ना ऐसे ही। तो ये आपको याद कैसे रहेगा कि 5 उपावस्थाएं क्या क्या होती हैं, तो आपको नाम इसके 2-3 बार पढ़ के याद हो जाएंगे। फिर आप याद कर लेना ऐसे, लता ज़रा पानी दे दो, यहाँ पर कहीं लिख लेना, आप ऊपर नोट कर लेते हैं ये बात। लता मतलब लेप्टोटीन, ज़रा मतलब जाइगोटीन, पानी मतलब पैकेटीन, दे दो मतलब डाइकाइनेसिस डिप्लोटीन, ठीक है। तो यार ये कोड वर्ड है, इसका आप याद रख लेना, लता ज़रा पानी दे दो। इससे आपको याद रहेगा कि पहली अवस्था कौन सी, दूसरी कौन सी। अब आपको मैंने प्रोफेज सिखाई थी पिछली, माइटोसिस की, सूत्री विभाजन की समझाई थी। मैंने कहा था पूरी प्रोफेज के दौरान जितनी देर तक भी प्रोफेज चलेगी उतनी देर तक आपको ध्यान रखना है कि गुणसूत्र जो होंगे वो आपके संघनित होते रहेंगे, गुणसूत्रों का संघनन नहीं रुकेगा। हमने बताया था आपको सूत्री विभाजन में कि भैया ऐसा है, जब आपकी कोशिका मध्यावस्था में पहुंचती है तो वहाँ पर पहुंचने से पहले आपके जो गुणसूत्र होते हैं वो आपके पूरी तरह संघनित होकर के छोटे और मोटे हो जाते हैं और बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे होते हैं, साफ साफ। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, भले ही आपकी अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था मियोसिस 1 में जो आपकी प्रोफेज 1 है, भले ही वो प्रोफेज 1 5 उप भागों में बटी हुई हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि गुणसूत्रों की जो संख्या, गुणसूत्र जो हैं आपके वो पूरे टाइम संघनित होते रहेंगे, वैसे ही जैसे पहले सूत्री विभाजन में संघनित होते रहते थे। ये आप बात ध्यान रखना, ठीक है। तो एक बार देखो लेप्टोटीन में क्या लिखा गया है। लेप्टोटीन में होता ये है, लेप्टोटीन को हिंदी में कहते हैं तनुसूत्र। क्या कहते हैं? तनुसूत्र। आप याद रख सकते हो तो रख लेना। तनुसूत्र का मतलब है कि जो धागे होते हैं वो यहाँ थोड़े पतले लाइप होते हैं, ठीक है। इस अवस्था में केंद्रक जो होता है आपका, ये आपको जो फोटो दिखाई दे रहा है ये केंद्रक का दिखाई दे रहा है। यहाँ लिखा है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस क्या है भाई? न्यूक्लियस है आपका केंद्रक। ये आपको केंद्रक दिख रहा है। तो केंद्रक में, केंद्रक का आयतन बढ़ता रहता है। केंद्रक के आयतन बढ़ने के साथ साथ इसके अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, क्रोमेटिन धागे होते हैं, वो आपके खुलकर लंबे लंबे पतले पतले हो जाते हैं और
बाद में जा कर के संघनित हो जाएंगे। ठीक है। अब एक ख़ास बात है कि इस अवस्था में, यहाँ फोटो में आपको भले ही समझ ना आए, इस अवस्था में गुणसूत्र जो है इस तरह से, जैसे मैं बराबर में बना रहा हूँ ऐसा बताते हैं, इस तरह से आपके एक जगह केंद्रक की दीवार पर एक जगह इस तरह से लगे दिखाई देते हैं जैसे कोई फूलों का गुलदस्ता हो। इस तरह से फूलों के गुलदस्ते की तरह दिखाई देते हैं। तो आपसे पूछा जाता है पेपर में, नीट में, कि बुके स्टेज, बुके स्टेज, बुके होता है फूलों का गुलदस्ता, बुके स्टेज कौन सी अवस्था में दिखाई देती है? अब आपका उत्तर होगा बुके स्टेज लेप्टोटीन अवस्था में दिखाई देती है। ये ध्यान रखना है आपको। बुके स्टेज कहाँ दिखाई देगी? बुके स्टेज लेप्टोटीन अवस्था में दिखाई देती है, जिसमें गुणसूत्र एक फूलों के उस गुलदस्ते की तरह केंद्रक की दीवार से एक जगह पर लगे हुए दिखाई देते हैं। जिस जगह लगे रहते हैं उस जगह को अटैचमेंट प्लेट कहते हैं। अटैचमेंट मतलब जुड़ने की जगह, अटैचमेंट प्लेट, इस पर लगे हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा ये सवाल आपके पेपर में आता है। ध्यान रखना, क्रोमोसोम गुणसूत्रों का संघनन शुरू हो चुका है। और आपको एक इम्पोर्टेंट बात से मैं वाकिफ़ करा दूं, ये केंद्रक का चित्र है। इसका मतलब केंद्रक कोशिका द्रव्य में पड़ा हुआ होगा। आपको ध्यान रखना है कि केंद्रक के बाहर जो आपके तारक काय होते हैं जंतु कोशिका में, जिसकी हमने पहले भी बात करी थी, आपको वो ध्यान रखना है कि प्रोफेज में पहली अवस्था में भले ही ये आपकी 5 उप इकाइयों में बटी हो, इसमें केंद्रक के बाहर पाए जाने वाले जो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले तारक काय होते हैं ना, जो तारक काय सेंट्रोजोम जिन्हें कहते हैं, सेंट्रोजोम के अंदर 2 तारक काय सेंट्रियोल होते हैं। ये आपने अपने विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। ये इधर वाला उधर चला जाएगा, ये इधर वाला इधर आ जाएगा। और आपको मैंने पहले सूत्री विभाजन में पढ़ाया था। अगर किसी को सूत्री विभाजन नहीं पता हो तो वो आप इससे पहले की वीडियो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकता है। ठीक है ना, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से भी देख लेना। ठीक है जी। तो ये दोनों जो तारक काय हैं, जिन्हें यहाँ पर पहुँचकर ऊपर जा कर के तरकु तंतुओं का निर्माण करना है, ये आपके अपने ध्रुवों की तरफ मुड़ना शुरू हो जाते हैं, जाना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए आप पहले वाली वीडियो सूत्री विभाजन की जा कर के देख सकते हो। इसके बाद क्या होगा जी? इसके बाद अगली अवस्था जो आएगी वो आपकी आएगी जाइगोटीन। क्या आएगी? जाइगोटीन। अब जाइगोटीन में क्या होगा? जाइगोटीन में आपके जो गुणसूत्र होंगे वो अपने अपने जोड़ेदार के साथ, जाइगोटीन में गुणसूत्र अपने अपने जोड़ीदार के साथ, जैसे हमें पता है कि भाई मनुष्य के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्रों के मिलते हैं। मनुष्य के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्रों के पाए जाते हैं, ये बात हमें पता है। तो भैया ऐसा है, हर एक जोड़ीदार अपने जोड़ीदार के साथ में जुड़ना शुरू हो जाता है। तो इस जाइगोटीन का मतलब क्या है? युग्म सूत्र। युग्म सूत्र का मतलब युग्म होना, युग्म होना मतलब जुड़ना। ठीक है जी, ये युग्म सूत्र। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर जाइगोटीन में आपके जो गुणसूत्र हैं, जो समजात गुणसूत्र हैं, समजात का मतलब मान लो ये पहला, तो इसके वाला पहला दूसरा दोस्त होगा इसका, वो भी, ये दोनों को हम कहते हैं समजात। जिन गुणसूत्रों पर एक जैसे जीन हों वे आपके क्या हैं? समजात गुणसूत्र हैं। तो भाई समजात गुणसूत्र हिंदी में कहलाते हैं, इंग्लिश में कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे से पेयरिंग करना, जुड़ना शुरू कर देते हैं। इस घटना को, सवाल है ये, इस घटना को साइनेप्सिस कहते हैं। सवाल है, साइनेप्सिस कौन सी अवस्था में होता है? आपका उत्तर है या सूत्र युग्मन। अगर कोई कहे भाई साइनेप्सिस क्या है तो आप बता देना भाई सूत्र युग्मन है। सूत्र युग्मन या साइनेप्सिस आपका जाइगोटीन अवस्था में देखने को मिलता होता है, जिसमें गुणसूत्र जो है अपने जोड़ीदार के साथ में जुड़ जाते हैं। इनको जोड़ने के लिए एक न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जो आरएनए और प्रोटीनों का बना हुआ एक संबंधित एक कॉम्प्लेक्स होता है,
सम्मिश्र होता है, जटिल सम्मिश्र होता है, वो आपका इनको जोड़ने में मदद करता है। तो भैया ऐसा है, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ऐसे ही ताकि आप समझ जाओ, लेकिन आगे जाकर मैं उसको समझाऊँगा क्या है वो। यहाँ पर बीच में ध्यान से समझो एक चीज़ को, देखो दोनों, ये ध्यान रखना, ये गुणसूत्र बिंदु है, ये इम्पोर्टेंट बात देख रहे हो तुम, एक कितनी इम्पोर्टेंट है कि यार ये जो दोनों गुणसूत्र है ना, ये गुणसूत्र बिंदु बराबर बराबर में आए हैं इनके। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों के गुणसूत्र बिंदु ऊपर नीचे हो जाते और वो जोड़ा बना लेते, ऐसा नहीं होता। गुणसूत्र बिंदु बराबर बराबर में होंगे और इनके बीच में एक प्रोटीन का और आरएनए का बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स होता है जो कि इनको जोड़े रखता है, यहाँ पर जोड़े रखता है। उसे मैं पढ़ाऊँगा आगे थ्योरी में। उसको कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, या हिंदी में भी साइनेप्टोनीमल सम्मिश्र। आप हिंदी इंग्लिश में घबरा मत जाना, याद कर लेना बस। तुम्हारे लिए तो दोनों ही वर्ड नए हैं, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो। तो इसे कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये इन्हें दोनों को जोड़ के बराबर बराबर में लाता है। इसके बारे में आगे जिक्र करेंगे अच्छे से क्या है। अब देखो क्या हुआ, समजात गुणसूत्र दोनों बराबर बराबर में आ गए। उसके बाद आपकी कोशिका जो है, देखो पूरे टाइम पर गुणसूत्रों का संघनन चलता रहेगा, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। गुणसूत्र लगातार संघनित होते रहते हैं, इसे आप परेशान नहीं होंगे। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, पैकेटीन अवस्था में आकर के, कौन सी अवस्था में आई? पैकेटीन अवस्था में आकर के जब गुणसूत्र आपके पैकेटीन अवस्था में पहुँच जाते हैं, पैकेटीन मियोसिस 1 की प्रोफेज की सबसे लंबी अवस्था है। नॉर्मल कंडीशन में, सामान्य दशाओं में अगर देखा जाए तो पैकेटीन सबसे लंबी अवस्था होती है। इस अवस्था के दौरान, पैकेटीन के दौरान आप क्या देख रहे हो, गुणसूत्रों के अंदर, क्योंकि देखो आप देख रहे होंगे इस टाइम पर गुणसूत्र, हर एक गुणसूत्र ऐसा दिखाई दे रहा है, उनके अर्ध गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं। आप देखो हर एक गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हर एक के जितने भी आपको दिख रहे हैं, 3 जोड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तीनों जोड़ों के अर्ध गुणसूत्र आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। आपको मैंने पीछे एक चीज़ समझाई थी कि ये अभी भी गिनती अगर आप इनकी करोगे, अगर गुणसूत्रों की इस टाइम पर आप गिनती करो तो यार ये टोटल गिनती में अभी भी 6 ही हैं गुणसूत्र, गिनती इनकी अभी 6 ही है। आप ये ना समझ लेना कि भाई यार ये तो इनके तो गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र दिखाई देने लगी, अब इनकी गिनती बढ़ा दो। आप संख्या में बढ़ेंगे नहीं, भले ही हर एक गुणसूत्र के अंदर का अर्ध गुणसूत्र दिखाई दे रहा हो, आप इनकी गिनती नहीं बढ़ाओगे, अभी ये 6 ही हैं, ठीक है। 3 जोड़े हैं अभी ये, भले ही दिख रहे हों। फिर से पीछे आओ, एक जोड़े को, जो आपका एक जोड़ा होता है, एक जोड़ा मतलब इस तरह से, जो ये आपका पहले जाइगोटीन में एक पेयर बना था ना, एक जोड़े को आप एक बाइवेलेंट कहते हो। एक जोड़े को आप एक बाइवेलेंट कहते हो। तो आपसे ध्यान रखना, यहाँ आपको 3 बाइवेलेंट दिखाई दे रहे हैं, ये एक बाइवेलेंट है। बाइवेलेंट, आपसे सवाल नीट में आएगा, एक बाइवेलेंट में कितने गुणसूत्र होते हैं? आपका उत्तर होगा 2 गुणसूत्र। एक बाइवेलेंट में 2 गुणसूत्र हैं। आपसे पूछेंगे 2 गुणसूत्रों में कितने अर्ध गुणसूत्र हैं? आप कहोगे जी 2 गुणसूत्रों में 4 अर्ध गुणसूत्र हैं। ये सवाल आएगा भाई, कभी आप कहो ये क्या पूछ लिए ऐसी बातें। बाइवेलेंट क्या होता है? समजात गुणसूत्रों का ग्रुप। 2 समजात गुणसूत्र जब एक बार जुड़ते हैं तो बाइवेलेंट बनाते हैं। बाइवेलेंट में 2 गुणसूत्र होते हैं, 2 गुणसूत्रों में 4 अर्ध गुणसूत्र होते हैं। तो भैया यहाँ पर आपको 2 गुणसूत्रों के 4 अर्ध गुणसूत्र आराम से देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पे आप इजीली, आसानी से देख सकते हो कि 4 अर्ध गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं। इस अवस्था में आप इसको टेट्रावेलेंट कहते हो। टेट्रा का मतलब होता है 4 वेलेंट, चतुर संयोजक। हिंदी में इसका वर्ड होगा चतुर
संयोजक। देखो यार ऐसा है, हिंदी इतनी आएगी नहीं पेपर में, आप कभी कहोगे यार क्यों हिंदी पूछी नहीं, वो हिंदी में टेट्रा लिख देते हैं जानबूझ के। तो आपको इंग्लिश जानना ज़्यादा ज़रूरी है, और हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड की नहीं। यूपी बोर्ड में तो आपका एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन पूछी जाएंगी पेपर में थ्योरी, उसे आप वहाँ से लिख दोगे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। तो नीट में आपको ऐसे पूछेंगे, चतुर संयोजक टेट्रावैलेंट लिख देंगे हिंदी में ही, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब पैकेटीन अवस्था में सबसे खतरनाक जो चीज़ है वो होती है, पैकेटीन अवस्था में जो आपको ये अर्धगुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी, इनके बीच में समजात गुणसूत्रों के अर्धगुणसूत्रों के बीच में, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, समजात गुणसूत्रों के अर्धगुणसूत्रों के बीच में आपको क्रॉस होता हुआ दिखाई देगा, जिसको हम ऐसे समझेंगे, नीचे जा कर के अच्छे से डायग्राम से समझेंगे। मान लीजिए ये आपके दो समजात गुणसूत्र हैं, आपको डायग्राम में आराम से दिखाई दे रहे होंगे। इधर लिखा हुआ भी है होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब है समजात गुणसूत्र। तो भाई दो समजात गुणसूत्र हैं, बराबर बराबर आए हुए हैं। इसमें हमने क्या देखा पैकेटीन के दौरान, कि ये ध्यान रखना शब्द आप, पैकेटीन के दौरान, ये गलती ना हो इस तरह की। यहाँ आप देख रहे हो कि इसमें नीचे वाला गुणसूत्र जो था, जिस पर आपकी जीन्स, आपको पता है गुणसूत्रों पर जीन होती हैं, ये तो हमें पता ही है, गुणसूत्रों के ऊपर जीन स्थित होती हैं और जीन हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं। तो ये जोड़ीदार गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की ये भुजा, ये जो मैंने पिंक कलर की कर दी है, ये जिस पर ए, ध्यान से देखना, जिस पर स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी जीन है, ये भुजा दूसरे गुणसूत्र की दूसरी भुजा के साथ, जो कि आपको ये काले वाली दिखाई दे रही है, इसके साथ, जिसे मैंने लाल कर दिया है, ये इसके साथ इसने क्रॉस कर लिया। आप आसानी से समझ सकते हो यहाँ क्या हुआ है, दो समजात गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्रों ने आपस में क्रॉस कर लिया है, ठीक है, क्रॉस बना लिया है, यहाँ पर क्रॉस हो चुका है। इस क्रॉस के बाद इस क्रॉस में आपके यहाँ पर एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स मदद करता है, जिसे रिकॉम्बिनेज कहते हैं। रिकॉम्बिनेज कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर कई तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि इस पूरी प्रक्रिया में भाग लेते हैं, काटने पीटने जोड़ने वाली, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आपके देखो वो जो सेगमेंट, जो टुकड़ा उधर क्रॉस करा था ना, वो धीरे धीरे क्या हुआ, उसी गुणसूत्र के साथ हो गया, उसी अर्ध गुणसूत्र के साथ चला गया। आप देख सकते हो यहाँ पर वो टुकड़ा आपका इसी के साथ हो गया, मतलब उसी का ही पार्ट बन गया। देखो इससे क्या हुआ कि इधर वाले गुणसूत्र के, अर्ध गुणसूत्र के जो जीन थे ना, वो उधर चले गए और उधर वाले के कुछ जीन इधर आ गए, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये टुकड़े पूरी तरह से एक्सचेंज हो जाएंगे। क्या लिखा है, पास आए अंदर के दो अर्ध गुणसूत्र के टूटे अंतःखंड आपस में बदलकर जुड़ जाते हैं। तो दोनों के अंतःखंड जो हैं वो आपस में बदल जाते हैं। ध्यान रखना, जो आपका क्रॉसिंग ओवर है, क्या बोल रहा हूँ, क्रॉसिंग ओवर जो आपका है, जिसे आप जीन विनिमय भी कहते हैं, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर एक ही बात है आपका। ये आपका कन्वर्जन जो हो रहा है, ये पैकेटीन के दौरान चल रहा है। इसमें आपके दो अर्ध गुणसूत्र जो समजात गुणसूत्रों के होते हैं आपस में क्रॉस करते हैं, और एक का एक टुकड़ा कट करके दूसरे टुकड़े पर चला जाता है, ठीक है, उधर। इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, देखो ये जो था, अब आप देखोगे पूरी तरह से उसी का हो गया। लेकिन इसमें ख़ास बात हुई कि एक पॉइंट पर ये जुड़ा रहता है, भले ही ये बदल गया हो, पर एक पॉइंट पर ये लगा रहता है। उस पॉइंट को क्याज़मा कहते हैं। क्याज़मा वो जगह है, क्याज़मा वो जगह है जिस जगह पर ये अर्धगुणसूत्र अभी एक्सचेंज भले ही हो गया हो, बदला अदली बदली बदला हो गया हो, लेकिन ये अभी भी एक पॉइंट पर जुड़े हुए हैं, उसे क्याज़मा कहते हैं। बाद में जो अवस्थाएं चल रही हैं उनमें अंत में ये जो क्याज़मा होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होता है। इस तरह से वो जो क्रॉस है, मतलब जिस जगह पे क्रॉस कर रखा है इस पॉइंट पर, क्याज़मा पर,
धीरे धीरे आप देख रहे होंगे ये किनारे पर आ गया, और थोड़ी देर बाद जब ये गुणसूत्र आपके इधर उधर खींचेंगे ना, मतलब अपने अपने ध्रुवों की तरफ जाएंगे, तब ये क्याजमा पूरी तरह से अलग हो जाता है। इसके बारे में हम बात अभी समझेंगे आगे चलकर। तो चलते हैं वहीं पर जहां हमने देखा था कि भैया ये आपकी पैकेटीन है। ध्यान रखना, इस डायग्राम में पैकेटीन में आपको क्रॉसिंग ओवर नहीं दिख रहा है, लेकिन आप याद रखोगे कि जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं समजात गुणसूत्रों के, उनमें यहाँ पर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर के बाद जो सेगमेंट हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, आपस में बदल जाते हैं, और एक स्थान पर वो जुड़े रह जाते हैं, जिस स्थान को क्याज़मा कहा जाता है। तो डिप्लोटीन में आकर के, जो डिप्लोटीन अवस्था है उसमें आकर के वो जो गुणसूत्र हैं जो एक्सचेंज हुए थे, वो उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जिस जगह पर वो लगे रहते हैं उस जगह पर अटैच हुए रहेंगे, उसे क्याज़मा कहा जाएगा। इसमें एक ख़ास बात होगी, इस जगह पर हमने कहा था कि बीच में यहाँ पर एक कनेक्शन होता है जो इनको जोड़ के रखता है, जिसको हमने साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बताया था। तो भाई मेरे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का कार्य समाप्त हो चुका है, क्योंकि उसका मकसद यही था, उस कॉम्प्लेक्स के बनने का मकसद यही था कि जो आपके समजात गुणसूत्र हैं वो बराबर बराबर में जुड़ जाएं। तो वो जुड़ जाएं क्यों? क्योंकि जीन विनिमय होगा। तो भाई जीन विनिमय संभव हो चुका है, क्रॉसिंग ओवर पूरा हो चुका है। अब केवल गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र केवल उस स्थान पर जुड़े हुए हैं जिस स्थान पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था। आप ध्यान रखोगे, क्रॉसिंग ओवर दो समजात गुणसूत्रों के, अर्ध गुणसूत्रों के बीच होता है, जिससे एक एक टुकड़ा एक टुकड़े के साथ बदल जाता है, और कुछ जीन उधर के इधर आ जाते हैं, कुछ जीन इधर से उधर चले जाते हैं। समजात गुणसूत्रों के बीच में पाया जाने वाला साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो कि इन्हें जोड़ता है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। केंद्रिका भी अब टूटेगी, केंद्रक भी, अब केंद्रक की झिल्ली भी टूट जाएगी आपकी, क्योंकि आपको पता है प्रोफेज अब समाप्त हो चुकी है। प्रोफेज जब समाप्त हो जाती है, ये तो हमें पहले ही पता है, सूत्र विभाजन में ही देख लेना आप ध्यान से। प्रोफेज के दौरान गुणसूत्र संघनित होते रहते हैं, आपके जो तारककाय है वो ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, वो ध्रुवों पर पहुंच करके आपके तरकु तंतुओं का निर्माण शुरू कर देते हैं। तरकु तंतु बनना शुरू हो जाएंगे, उधर से बन रहे होंगे इस तरह से, और आपकी जो केंद्रिका है वो ख़त्म हो जाएगी। अंत्य प्रदवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब कोशिका द्रव्य में से समाप्त हो जाएंगे, इनके एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगी। केंद्रक की झिल्ली टूट जाएगी और गुणसूत्र आपके जो कि जोड़े में हैं, अभी भी जोड़े में ही हैं, क्योंकि वो उस पॉइंट पर अटैच हैं जो क्याज़मा है, क्याज़मा पर अटैच होते हैं। ठीक है, क्याज़मा भले ही उस स्थान से हटकर किनारे पर पहुंच गया हो, इसको बोलते हैं उपांति भवन। उपांति भवन का मतलब ये होता है कि जैसे एक चेन होती है ना, चेन खोलने वाली जिप, तो जिप मतलब इधर हो रही है, लाइक इस तरह से, ठीक है, किनारे पर जा रही है खुलती हुई। तो क्याज़मा जो जिस स्थान पर वो लगे हुए थे वो स्थान अब किनारे पर आ रहा है, धीरे धीरे वो हट जाएगा। ठीक है, तो जब डाइकाइनेसिस अवस्था आती है तो मतलब प्रोफेज 1 समाप्त हो रही है। प्रोफेज 1 की 5वीं उप अवस्था है ये, जिसको डाइकाइनेसिस कहते हैं। इसमें तरकु तंतुओं का निर्माण पूरा हो चुका है, गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में आ चुके हैं, गुणसूत्रों का जो क्याज़मा था वो किनारे पर पहुंच चुका है। टर्मिनलाइजेशन इसको कहते हैं इंग्लिश में, टर्मिनलाइजेशन, आपके पेपर में यही आएगा। टर्मिनलाइजेशन कहाँ होता है? आपका उत्तर होगा डाइकाइनेसिस में होता है। ठीक है, इसका मतलब क्याज़मा का किनारे पर आना होता है, वो होता है। केंद्रक की झिल्ली टूट जाएगी और ये सब सामान बाहर निकल आएगा। इसके पश्चात आपका शुरू होता है प्रथम मध्य अवस्था। तो भैया पहले हम थ्योरी में, किताब में डाइकाइनेसिस तक का आज पढ़ेंगे, उसके पश्चात हम अगली वीडियो में मध्यावस्था से शुरू करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आपकी समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम यहाँ तक की थ्योरी को एनसीईआरटी से रीड करेंगे, उसके बाद आगे की चीज़ें समझेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि अर्धसूत्री जो है विभाजन 2 भागों में बटा है। अर्धसूत्री 1, 2, इसमें लिखा है कि भैया पूर्वावस्था 1 जो होती है, मतलब अर्धसूत्री 1 में 4 अवस्थाएं हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। यहाँ भी हैं इस तरह ही, मतलब प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2।
तो आप हिंदी में याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदी में मत करना, फंस जाओगे पेपर में। प्रोफेज याद रखना यहाँ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। टीलो का मतलब होता है पूंछ, ठीक है भाई। यहाँ लिखा है अर्धसूत्री विभाजन 1, तो भैया सबसे पहली अवस्था शुरू हो चुकी है जो कि है पूर्वावस्था 1। यहाँ लिखा है अर्धसूत्री विभाजन 1 की पूर्वावस्था की तुलना समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से की जाए तो यह अधिक लंबी होती है। हमने देखा है ये 5 उपभागों में बटी होती है। गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर इसे 5 अवस्थाओं में बांटा गया है, जैसे कि तनुसूत्र, लेप्टोटीन, युग्मपट, जाइगोटीन, स्थूलपट, पैकेटीन, द्विपट, डिप्लोटीन, पारगतिक्रम, डायकाइनेसिस। अब आप सोचो, नीट में ये नाम बिल्कुल नहीं आएंगे, स्थूलपट, द्विपट, वहाँ आएगा डिप्लोटीन, पैकेटीन, क्योंकि जो पेपर बनाने वाला है वो द्विपट नहीं लिखने का, वो ऐसे लिखेगा डिप्लोटीन, पैकेटीन। तो आप ये पढ़ लो ध्यान से, इंग्लिश ही है ये। फिर लिखा है साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर शुरुआत में लेप्टोटीन की बात कर रहे हैं, कह रहे देखने पर, देखो कितना अच्छा लिखा है, साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर। अब सवाल ये पता है क्या पूछते हैं, इनमें से किस यंत्र से हम गुणसूत्रों को देख सकते हैं? तो भैया किस यंत्र से देख सकते हैं, बच्चे वहाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगा के आ जाते हैं पेपर में इसका उत्तर। तो ध्यान रखना यार, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं है ये, इसका उत्तर है साधारण सूक्ष्मदर्शी से देख जाते हैं गुणसूत्र। इसके दौरान गुणसूत्र जो होते हैं आपके धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देते हैं। गुणसूत्र का सहन कॉम्पैक्शन पूरी तरह से तनुपट अवस्था के दौरान जारी रहता है। तो यार ध्यान रखना, गुणसूत्र का जो पूरा संघनन है वो लगातार चलता रहता है, प्रोफेज के दौरान ही चलता रहता है वो तो, खैर इसमें तो क्या ही, इसमें भी चलता रहेगा। इसके उपरांत प्रोफेज 1 का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है, जिसे युग्मपट यानी जाइगोटीन कहते हैं। इस अवस्था के दौरान गुणसूत्रों का आपस में युग्मन प्रारंभ हो जाता है और इस प्रकार की संबद्धता को सूत्र युग्मन कहते हैं। तो भैया आपसे सवाल ये आएगा, साइनेप्सिस क्या है? मैंने आपको पीछे बताया है, आपसे सूत्र युग्मन नहीं आएगा, साइनेप्सिस आएगा। साइनेप्सिस आपका कब होता है? जाइगोटीन के दौरान होता है। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, साइनेप्सिस आपका जाइगोटीन के दौरान होगा। साइनेप्सिस आपका जाइगोटीन जब चल रही होती है तब हो रहा होता है, ठीक है। आगे हेडिंग है हमारा युग्मपट यानी जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में से सीधी सीधी बात वही है कि भैया पहले क्या होता है, सूत्र युग्मन होता है, साइनेप्सिस होती है। इसमें लिखा इस प्रकार के गुणसूत्रों के युग्मों को समजात गुणसूत्र कहते हैं, हमने बता दिया। होमोलोगस क्रोमोसोम इन्हें कहते हैं। इस अवस्था को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन से देखा है, पीछे उन्होंने साधारण से, यहाँ इलेक्ट्रॉन से। इन्होंने कहा कि भाई उस टाइम पर जब ये दो समजात गुणसूत्र आपस में आके जुड़ते हैं तो उस टाइम पर एक चीज़ बनती है, उसे कहते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ही उन्हें आपस में जोड़ के रखता है। बराबर में इसकी डायग्राम मैंने दिखाने के लिए लगाया था आपके, ताकि आप देख सको कि इस तरह से ये दो गुणसूत्र हैं, इनमें आपको उनके अर्धगुणसूत्र भी दिखाई दे रहे हैं। ये अर्धगुणसूत्र दिख रहे हैं यहाँ पर आपको, इधर ये अर्धगुणसूत्र हैं, एक गुणसूत्र के दोनों, ये दूसरे वाले के अर्धगुणसूत्र हैं। और दोनों गुणसूत्रों को आपस में ध्यान रखना यार, दो गुणसूत्र हैं, भले ही जब तक इनके अर्धगुणसूत्र अलग नहीं हो जाते, जब तक आप इन्हें गिनती में दो ही कहोगे। दो समजात गुणसूत्रों को जोड़ने के लिए ये ऐसी संरचना जो कि आपकी न्यूक्लियस और आरएनए और कुछ प्रोटीनों की बनी संरचना होती है, जिसमें एक लेटरल एलिमेंट होता है, इधर लेटरल एलिमेंट होता है, सेंट्रल एलिमेंट होता है, जो इसको जोड़ के रखते हैं। ये आपका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है। क्या है? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये इनको जोड़ता है। यहाँ लिखा जिस सम्मिश्र का निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्र द्वारा होता है उसे बाइवेलेंट, भैया ध्यान रखना, एक बाइवेलेंट में दो गुणसूत्र होते हैं और हर एक गुणसूत्र के अंदर दो अर्धगुणसूत्र होते हैं। तो बाइवेलेंट में 4 अर्धगुणसूत्र हो जाएंगे, इस बात को याद रखना। यद्यपि ये अगली अवस्था में अधिक स्पष्ट देखते हैं, मतलब पैकेटीन में जाके आपको अच्छे से दिखाई देंगे, अर्धगुणसूत्र साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। पूर्व अवस्था की उपयुक्त दोनों अवस्थाएं पैकेटीन अवस्था से कम अवधि की होती हैं। तो मैंने आपको बताया पैकेटीन ज़्यादा लंबी होती है, क्योंकि पैकेटीन के दौरान आपका क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय होगा, तो वो टाइम टेकिंग है, उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए भैया पहली अवस्थाएं छोटी हैं और ये बड़ी होती है।
तो लिखा है इस अवस्था के दौरान प्रत्येक युगलिक गुणसूत्र के 4 अर्ध गुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। तो आपको बता दिया टेट्राड, मैंने बताया था ना, ऐसे ऐसे आपको दिखाई देंगे इस तरह से, ठीक है ना। हर एक गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र बहुत अच्छे से दिखाई देने लगते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये 2 गुणसूत्र हैं, ध्यान रखना, 4 ना बता देना, बहुत मारूंगा वरना, ठीक है। आगे है कि भैया इस अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथिकाएँ दिखाने लगती हैं और जहाँ पर समजात गुणसूत्रों के असंतति गुणसूत्रों के बीच विनिमय होता है। ध्यान रखना, 2 अर्ध गुणसूत्रों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। विनिमय 2 समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान के कारण होता है। विनिमय एंजाइम से नियंत्रित होता है। एंजाइम का याद रखना, याद रिकॉम्बिनेज, इस एंजाइम को भूलोगे नहीं। यही वह एंजाइम है जो आपका क्रॉसिंग ओवर कराने में मदद करता है। याद कर लेना, पूछेंगे पेपर में। फिर लिखा है 2 गुणसूत्रों में आनुवांशिक पदार्थों का पुनर्योजन जीन इम्यूनियों द्वारा अग्रसर होता है। इधर के जीन उधर चले जाते हैं, उधर के जीन इधर आ जाते हैं। समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन स्थूलपट अवस्था के अंत तक पूर्ण होता है, यानी कि पैकेटीन के अंत तक पूर्ण हो जाता है। जो क्रॉसिंग ओवर है वो पैकेटीन में पूरा हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है बेटा। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात आपको समझ जानी चाहिए कि अगर मान लो ये आपकी गुणसूत्र ये जोड़ा था, ये एक जोड़ा है ना, ये इस तरह से, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि भैया इनमें यहाँ पर जो एक्सचेंज हुआ है, इधर वाला का हिस्सा उधर पहुँच गया है और उधर वाले का इधर आ गया है, ठीक है। तो जो जीन यहाँ पर थे वो इधर हैं, वो जो यहाँ थे वो उधर चले गए, जबकि एक एक अर्ध गुणसूत्र अपना वैसा ही रहा जैसा पहले वाले थे। ये ऊपर वाला सबसे और ये सबसे नीचे वाला, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये दोनों पेरेंट जैसे ही हैं जैसे उनके पेरेंट्स के थे। बीच वाले दोनों बदल गए अर्ध गुणसूत्र, ये आप बात ध्यान रखोगे। यानी सीधी बात है, चारों अर्ध गुणसूत्र अब अलग अलग जीन हैं इन चारों पर, चारों समान नहीं है, इन चारों पर अब अलग अलग है। पहले वाला अलग है, दूसरा अलग है, बाकी सब अलग अलग है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर लिखा है जिसके परिणाम स्वरूप विनिमय स्थल पर गुणसूत्र जुड़े दिखाई देते हैं। डिप्लोटीन में मैंने आपको बताया कि डिप्लोटीन में जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है आपका वो घटने लगता है। नीट में यार ये लाइनें आती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कब घटने लगता है, तो आपको बताना डिप्लोटीन में आकर के घटने लगता है, ठीक है। और वो गुणसूत्र आपके एक जगह पर जुड़े रहते हैं, एक बिंदु पर जुड़े रहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? क्याज्मा कहते हैं। यहाँ अगले पेज पर लिख कर बताया है कि भैया वो बिंदु जहाँ पर एक्स बना रहता है वो बिंदु क्याज्मेटा कहलाता है। तो सवाल यही है, क्याज्मेटा कब बनता है? आपका उत्तर होगा क्याज्मेटा जो है वो डिप्लोटीन अवस्था के दौरान बनता है। कुछ जगह पर जैसे हमारे अंदर हमारी फीमेल जो होती हैं उनमें जो एग होता है, जो एग बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं जिनको oocyte कहते हैं, वो कोशिकाएं डिप्लोटीन अवस्था में कई साल तक 13-14 साल तक रुकी रहती हैं। उसके बाद जब वो जो लड़की है वो जब 13-14 साल की हो जाती है तब उनकी डिप्लोटीन से आगे की स्थिति शुरू हो जाती है, जो अगले वाली अवस्था है डाइकाइनेसिस। इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा 12th में, तो वहाँ समझेंगे अच्छे से, ठीक है। यहाँ लिखा है अर्धसूत्री पूर्वावस्था 1 की अंतिम अवस्था डाइकाइनेसिस या पारगतिक्रम है, जिसमें क्याज्मेटा का उपांति भवन होता है। ये नीट में आएगा ये वर्ड, बस और कुछ नहीं आएगा, ये वर्ड आएगा। पूछेंगे उपांति भवन ऑफ क्याज्मेटा कहाँ होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्मेटा कहाँ होता है, आपका उत्तर होगा कहाँ होता है? डाइकाइनेसिस में होता है। वो किनारे पर पहुंच जाएगा जो क्याज्मेटा था, जिसमें क्याज्मेटा का अंत होने लगता है। इस अवस्था में गुणसूत्र पूर्णतः संघनित हो जाते हैं, क्योंकि प्रोफेज पूरी हो चुकी है, अब गुणसूत्र संघनित हो जाएंगे। तर्कु तंतु बन चुके होंगे, ठीक है, और तर्कु तंतु जो है अब समजात गुणसूत्रों से जुड़ना शुरू कर देंगे। केंद्रिका समाप्त हो जाएगी, आपको सब पता है ये बातें, सूत्रीय विभाजन में भी ऐसी था ना। केंद्रिका खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, केंद्रक की झिल्ली टूट जाएगी, उसके बाद सारे गुणसूत्र जो हैं कोशिका द्रव्य में आ जाएंगे। उसके बाद कोशिका जो है आपकी मध्यावस्था पहली में पहुंच जाएगी। कहाँ पहुंचेगी? मध्यावस्था 1 में पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो यार आज की वीडियो में रहेगा प्रोफेज 1 का, प्रोफेज 1 बस। प्रोफेज 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पहले आप समझो ध्यान से, बार बार इस वीडियो को देखो, 1-2 बार देख के तुम्हें समझ में आएंगी चीज़ें क्या हुआ है। साथ ही साथ सूत्री विभाजन को जाकर के देखो, आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, उससे आपको समझ में आएगा।
ध्यान रखना, नीट का पेपर आपका एनसीईआरटी से आता है। मेरी पूरी कोशिश है कि आपका नीट निकले, इसमें कुछ भी बात छुपाई नहीं जा रही है। ना आपको पैसे देने के लिए कहा जा रहा है, ना आपको ये कहा जा रहा है ये लाइक करो वो सब्सक्राइब करो, कुछ ना करो, तुम्हारी मर्ज़ी है जो करो, बस पढ़ो। क्योंकि पढ़ाई जो है वो ज़िंदगी में काम आएगी, बाकी कोई काम नहीं आएगा। लॉकडाउन है, कुछ भी है, जो ज्ञानी लोग हैं संसार में उनकी पूजा होती है। ज्ञान ही पूजता है, बाकी कुछ नहीं पूजता। धन समाप्त हो जाता है, आप धन कितना भी एकत्रित करें ख़त्म ही होगा। तो ध्यान रखें, जितना हो सके लोगों के काम आएँ और अपनी पढ़ाई जारी रखें। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि लाइफ आपकी ऐसी जगह पहुंच जाएगी अगर नहीं पढ़ोगे जहां से वापसी नहीं आया जाएगा। ठीक है ना। तो भैया इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता है मध्यावस्था से, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसके बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा अच्छे से कराऊंगा, जिससे कि आपको कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना रहेगा भैया। भाई को कर देना सपोर्ट और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ये लाइन है रटी रटाई तो थोड़ा कर देना यार, है ना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।